चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव। साउंड वेव हम लोग पढ़ लिए, उसमें साउंड वेव में जो है हमारा है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। तो देखिए बेसिकली कि ये वाला जो टॉपिक है हम लोग तो वेव ऑन स्ट्रिंग में भी पढ़ते हैं कि जब दो ठो स्ट्रिंग जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करता था तो होता क्या था कि रिजल्टेंट जो पार्टिकल होता था उसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होता था। जब पार्टिकल जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करता था तो साथ ही साथ जो रिजल्टेंट पार्टिकल होता था उसकी इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होती थी। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर जो है अगर दोनों वेव जो है इस तरह से आते थे और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते थे तो देखते थे कि जो पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड था वो मिनिमम आता था और रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी क्या आती थी, मिनिमम आती थी। तो उसी तरह अब जो है वहां पर जो है दो ठो साउंड वेव जो है इंटरफेयर करते थे, सॉरी दो ठो स्ट्रिंग जो है वो उसके अंदर वेव हम जो है प्रोड्यूस करते थे और दोनों इंटरफेयर करते थे। इसमें जो है बस हम लोग साउंड वेव जो है वो इंटरफेयर करवाएंगे, ठीक है। तो इंटरफेरेंस भी इसमें भी दो तरह का होगा, ऑफकोर्स। कितने तरह का? दो तरह का। एक होगा हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होगा हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक होगा हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होगा हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। चलिए, अब बात है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है साउंड वेव का, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो समझिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब दो ठो वेव जो है, जब दो ठो वेव, वो मान लीजिए कि एक वेव जो है यहाँ पर एक साउंड वेव S1 सोर्स है और एक सोर्स S2 है। एक साउंड सोर्स S1 है और एक साउंड सोर्स S2 है। इससे जो है साउंड इस तरह से आ रहा है और इससे भी जो है साउंड इस तरह से आ रहा है और दोनों साउंड वेव जो है वो इस तरह से इंटरफेयर किए, इस तरह से इंटरफेयर किए कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड था, रिजल्टेंट पार्टिकल का जो प्रेशर वेव था वो क्या हो गया, वो P1 प्लस P2 वो कैसा आया, मैक्सिमम आया। कैसा आया, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम प्रेशर एक्सेस प्रेशर हुआ और इंटेंसिटी भी जो है, इंटेंसिटी आई नेट वो हो गया I1 प्लस, इंटेंसिटी भी कैसा आया, मैक्सिमम आया। मतलब जब दो ठो साउंड वेव जो है वो इस तरह से इंटरफेयर करते हैं कि अगर रिजल्टेंट प्रेशर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो साथ ही साथ रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी साउंड का मैक्सिमम हो तो बोलेंगे कि वो दोनों साउंड वेव जो है वो कैसे इंटरफेयर किए हैं, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किए हैं, ठीक है। सबसे पहले इस पॉइंट को लिखते हैं कि व्हेन टू साउंड वेव्स, व्हेन टू साउंड वेव्स आर superimposed and if resultant pressure amplitude and resultant intensity being maximum then it called constructive interference, ठीक है। क्या बोलेंगे कि वो दोनों साउंड वेव जो है कैसे इंटरफेयर किए हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किए हैं। कब? जब दोनों साउंड वेव जो है टकराएंगे, ठीक है,
और मीडियम पार्टिकल का जो नेट प्रेशर एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और नेट इंटेंसिटी जो होगा मीडियम पार्टिकल का वो भी मैक्सिमम होगा, तो बोलेंगे कि दोनों साउंड वेव जो है कैसे इंटरफेयर किए हैं, ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आराम से समझिएगा। बताइए यहां पर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अभी पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अभी पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि जो रिजल्टेंट प्रेशर होता था, ये जो है रिजल्टेंट प्रेशर एम्पलीट्यूड था, रिजल्टेंट प्रेशर एम्पलीट्यूड दो ठो वेव का, वो आपको बताए थे अंडर रूट P01 का होल स्क्वायर प्लस P02 का होल स्क्वायर प्लस 2P01 P02 cos डेल्टा फाई, ये बताया गया था आपको। ठीक है, ये जो है आपको हम बता दिए पिछले वाले वीडियो में। नेट जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता था, प्रेशर एम्पलीट्यूड, वो अंडर रूट होता था P01 का होल स्क्वायर प्लस P02 का होल स्क्वायर प्लस 2P01 इंटू P02 इंटू कॉस डेल्टा फाई, जहां पे डेल्टा फाई जो होता था वो हमारा क्या होता था, ऑफ कोर्स फेज डिफरेंस होता था। ये जो है सबको पता है। ठीक है, आराम से समझिए। अगर हम प्रेशर एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम चाहते हैं, ए वाला टर्म को हम चाहते हैं कैसा हो, मैक्सिमम, ए वाला टर्म को अगर हम मैक्सिमम चाहते हैं तो ये जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करता है डेल्टा फाई पर। किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा फाई पे। डेल्टा फाई क्या होता है, हमारा फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो बताइए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमको cos डेल्टा फाई का वैल्यू कैसा होना चाहिए, ऑफ कोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। अगर यहाँ पे cos डेल्टा फाई का मैक्सिमम वैल्यू होगा तो बोलेंगे कि प्रेशर एम्पलीट्यूड भी जो है कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे cos डेल्टा फाई मिनिमम हुआ तो प्रेशर एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होगा। अगर ए वाला टर्म बड़ा होगा तो ए वाला टर्म भी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ए वाला टर्म बढ़ेगा 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 तो प्रेशर एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गया ना, इस तरह से। अब ध्यान से देखिए कि अगर cos डेल्टा फाई का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमको, तो मैक्सिमम वैल्यू तो सबको होता है पता, 1 होता है, +1। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि हमको पता है कि cos थीटा ग्राफ जो है इस तरह का होता है, इस तरह का। मैक्सिमम वैल्यू जो है कितना होता है, इस तरह का 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। तो इसका वैल्यू जो है 1 है, इसका मतलब है कि डेल्टा फाई क्या होना चाहिए, तो आपको पिछले वाले वीडियो में, सॉरी पिछले वाले चैप्टर में आपको बता चुके हैं वेव ऑन स्ट्रिंग में कि cos थीटा 1 हो तो थीटा जो है वो क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। आपको बता चुके हैं जहां पे n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब दो ठो वेव जो हैं वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। इवन मल्टीपल ऑफ पाई करने का मतलब है कि फेज डिफरेंस जो है वो होगा 0 या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई या 8 पाई, इस तरह से होगा। ठीक है, यहां पर माइनस प्लस भी पॉसिबल है, प्लस माइनस पॉसिबल भी है। ठीक है, प्लस माइनस। एन का वैल्यू 0 रखेंगे, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे +-1 तो +-2 पाई आएगा, +-2 रखेंगे तो +-4 पाई आएगा, +-3 रखेंगे तो +-6 पाई होगा। ऐसे रखते जाएंगे n का वैल्यू कोई भी इंटीजर, तो हमको डेल्टा पाई पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। और अगर फेज डिफरेंस जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो तो हम बता सकते हैं कि दोनों वेव जो है, सॉरी साउंड वेव जो है वो कैसे इंटरफेयर करेंगे, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। और कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कैसा होगा, ऑफ कोर्स मैक्सिमम होगा, और वहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम पाथ फेज डिफरेंस निकाल लिए हैं तो पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा थीटा। ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन हम आपको ये भी बताए थे कि अक्सर जो है सवाल में डेल्टा थीटा कितना रहता है, 0 रहता है। इनिशियल फेजेस जो रहते हैं वो 0 रहते हैं, डेल्टा थीटा 0 रहता है। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा 0 रखेंगे तो डेल्टा फाई जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स।
और फेज डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, 2n पाई के बराबर है। यहाँ पे डेल्टा पाई की जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे कितना, यहाँ पर 2n पाई रखेंगे, तो 2n पाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई लेम्डा इंटू कितना, डेल्टा x। ठीक है, अब देखिए यहां से कि 2 पाई से 2 और पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो बताइए डेल्टा x इक्वल टू हो गया n इंटू लेम्डा, n इंटू लेम्डा। डेल्टा x कितना आ गया, n इंटू लेम्डा आ गया। इसका मतलब है कि पार्ट डिफरेंस होना चाहिए जहां n क्या है, इंटीजर नंबर है। कोई भी इंटीजर आप यहां पे रखिए, n का वैल्यू 0 रखिएगा तो 0 आएगा, 1 रखिएगा तो लेम्डा आएगा, 2 रखिएगा तो 2 लेम्डा आएगा, 3 लेम्डा आएगा। कोई भी जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा जो है वो पॉसिबल है। कब, जब कोई भी इनिशियल फेजेस नहीं रहे तब। ठीक है, इसका मतलब है कि जब दो ठो साउंड वेव जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तब, जब उसका फेज डिफरेंस जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो और उनका पार्ट डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या हो, लेम्डा हो। ठीक है, ये चीज हमको याद रखना चाहिए। तो चलिए इस पॉइंट को लिखते हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट को लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं। ठीक है, इरेज ही करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ऊपर है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखा हुआ, बार बार मीटर जा रहा है। ठीक है, यही पढ़ रहे हैं। नोट पॉइंट 1 है इसमें कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस, phase difference due to sound waves, the phase difference due to sound waves must be even multiple of pi, even multiple of pi। ये याद रखिएगा कि कोई भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है वो जो फेज डिफरेंस होना चाहिए डेल्टा फाई, वो क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल, 2n को इवन मल्टीपल बोलते हैं, इनटू पाई, याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगला पॉइंट पे लिखिए, अगला पॉइंट में नोट नंबर 2 में, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस for constructive interference the phase difference must be क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा होना चाहिए। द फेज डिफरेंस नहीं, द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा होना चाहिए व्हेन देयर इज, इफ देयर इज नो इनिशियल फेजेस। याद रखिएगा कि अगर कोई भी इनिशियल फेजेस नहीं हो तब जो है वो डेल्टा एक्स जो है वो एन लेम्डा के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो है हम थोड़ा मैक्सिमम प्रेशर और वो मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो निकालना चाहते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब दो ठो साउंड वेव जो है इंटरफेयर करते हैं तो क्या होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, प्रेशर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, तो कितना होता है वो थोड़ा सा हम निकालने वाले हैं। चलिए समझाते हैं, आराम से समझिए। समझिएगा, बताइए कि हम जानते हैं कि नेट प्रेशर जो होता है, नेट प्रेशर एम्पलीट्यूड वो होता है P01 का स्क्वायर प्लस P02 का स्क्वायर प्लस 2P01 इंटू P02 कॉस डेल्टा 1। और बताइए कि अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो बताइए कि cos डेल्टा फाई का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। तो बताइए कि नेट जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा वो हो जाएगा कितना, P01 का स्क्वायर प्लस P02 का स्क्वायर प्लस 2P01 P02 cos डेल्टा फाई इज 1।
ये जो है लिखा हुआ है कितना, अंडर रूट कितना P01 प्लस P02 उसका होल स्क्वायर, P01 प्लस P02 उसका होल स्क्वायर। अगर हम इसको जो है सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस माइनस P01 प्लस P0, ये दो ठो आया, एक प्लस आया हुआ एक माइनस आया। हम आपको बता चुके हैं कि अगर जो है प्रेशर एम्पलीट्यूड P01 प्लस P02 पॉजिटिव होता है तो वहां पे बोलते थे कैसा पल्स है, कॉम्प्रेशन का पल्स है। कॉम्प्रेशन का पल्स होता था कहां पे, जहां पे मीडियम पार्टिकल की डेंसिटी घट जाती थी और वहां पे प्रेशर बढ़ जाता था। प्रेशर बढ़ जाता था तो वहां पे कॉम्प्रेशन का पल्स क्रिएट होता था, प्रेशर पॉजिटिव होता था। उसी तरह प्रेशर घट जाता था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो यहां पे लिखेंगे माइनस P01 प्लस P02। तब होता था जब यहां पे रेयर फ्रैक्शन का पल्स होता था, जब डेंसिटी घट जाती थी। याद है ना, जब मीडियम पार्टिकल की डेंसिटी घट जाती थी तो बोलते थे कि वहां पे रेयर फ्रैक्शन का पल्स क्रिएट हुआ और वहां पे प्रेशर जो है P से P0 क्या हो जाता था, घट जाता था। यहां पे कितना घटेगा, माइनस P01 प्लस P02 घटेगा। चलिए क्लियर हो गया, इस तरह से समझ गया ना। इस चीज को हम एक तरीके से और समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल में एक वेव है, सोर्स दो ठो है, इस तरह से दो ठो सोर्स है, इस तरह से मान लीजिए कि दो ठो सोर्स है। एक सोर्स जो है वो यहां पर है S1 और एक सोर्स जो है S2 यहां पर है। एक सोर्स यहां पर है S1 और एक सोर्स S2 यहां पर है, ठीक है। अब देखिए कि एक जो सोर्स है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है लेमडा दिया हुआ है। कितना दिया है, लेमडा, ठीक है ना। दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है। अब क्या होगा समझिए, लेमडा दिया हुआ है। अब क्या होगा कि इससे साउंड निकलेगा तो प्रेशर जो है कुछ इस तरह का वेरी करेगा, प्रेशर इस तरह का, इस तरह का। इससे साउंड निकलेगा तो इस तरह से प्रेशर वेरी करेगा, इस तरह का। और H2 से जो साउंड निकलेगा वो भी तो इस तरह से वेरी करेगा, इस तरह से वेरी करेगा। ध्यान से देखिए कि अगर दोनों सोर्स के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लेमडा का हो, पाथ डिफरेंस कितना का है, लेमडा का, पाथ डिफरेंस लेमडा का है, तो हो रहा है क्या कि यहां पे दोनों वेव जो है इनका जो एम्पलीट्यूड P01 है और इनका एम्पलीट्यूड P02 वो दोनों क्या हो गया है, ऐड हो गया है। यहां पर भी दोनों क्या हो गया है, ऐड हो गया है। यहां पर भी दोनों क्या हो गया है, ऐड हो गया है। और यहां पर देखिए दोनों यहां पर भी ऐड हुआ है, लेकिन यहां पर P01 है और प्लस P02 है, निगेटिव। इसका मतलब कि जब दो ठो वेव जो है साउंड वेव इंटरफेयर किए हैं तो यहां पर कंप्रेशन का पल्स हुआ है, तो कंप्रेशन के पल्स होने की वजह से क्या हो गया कि रिजल्टेंट जो प्रेशर एम्पलीट्यूड हो क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ गया। कितना, P01 प्लस P02। मतलब देखिए ध्यान से कि दोनों प्रेशर जो है ऐड हो गया है, यहां पे दोनों प्रेशर ऐड हो गया है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि अगर किसी का प्रेशर एम्पलीट्यूड 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और किसी का 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और अगर दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें तो हमेशा जो है उनका प्रेशर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस में भी आएगा और माइनस में भी। प्लस में आएगा इसका मतलब है कि ए वाला जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ गया है, इसलिए यहां पर कंप्रेशन का पल्स क्रिएट हुआ है, कंप्रेशन का। और ए वाला जो है निगेटिव है, इसका मतलब है कि यहां पर रेयर फ्रैक्शन का पल्स क्रिएट हुआ है। यहां पर भी बढ़ा है लेकिन प्रेशर घट गया है, यहां पर P से यहां पे प्रेशर घट गया है, इसलिए यहां पे नेगेटिव में आया, यहां पे पॉजिटिव में आया। क्लियर हुआ। यहां से एक बात पता चला, ध्यान से देखिए कि दो ठो साउंड वेव है और अगर दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं, आप कैसे बोले कि कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं, इसलिए बोले क्योंकि दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना का है, लेमडा का। और पाथ डिफरेंस लेमडा का होता है तो दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं। देखिए दोनों का पीक जो है वो एक पॉइंट पे मिल रहा है और दोनों का नीचे वाला पीक भी एक पॉइंट पे मिल रहा है, माने इन फेज में है दोनों। और इन फेज में है तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों साउंड वेव का जो प्रेशर होगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड, वो क्या होगा, मैक्सिमम कोइंसाइड करेगा। देखिए मैक्सिमम जो है इसका भी कोइंसाइड कर रहा है, इसका भी मिनिमा क्या कर रहा है, कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमा होगा दो ठो साउंड वेव का, वो क्या होगा, कोइंसाइड करेगा। तो इस पॉइंट को लिखिए कि लिख लीजिए यहां पर नोट में
for in constructive interference the maximas are coincide of two sound waves, ठीक है ना, and minimas are coincides of two sound waves, ठीक है। दोनों का मैक्सिमा जो है वो कोइंसाइड करेगा, दोनों का मिनिमम जो है वो क्या होगा, कोइंसाइड करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा प्रेशर। चलिए, ये तो मैक्सिमम प्रेशर हम देख लिए, कितना आया, ऐड हो गया P01 प्लस P02 हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंटेंसिटी मैक्सिमम कैसे होगा। इंटेंसिटी आपको बताए थे पिछले वाले वीडियो में, तो था आई नेट इज इक्वल टू था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा, ये था, यही था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। और अगर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना चाहते हैं तो इसका भी मैक्सिमम होना चाहिए, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो इसके जगह पे 1 रख देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा, नेट मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ठीक है। ऐसे इस I1 को हम लिखेंगे रूट I1 का होल स्क्वायर, इस I2 को लिखेंगे रूट I2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो हमको पता चल गया कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो होगी रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी, समझ लो एक बार, क्लियर हुआ इस तरह से, ठीक है। चलिए इस पे एक सवाल करते हैं, ठीक है ना, इस पे एक सवाल करते हैं। सवाल है इस तरह का, टू साउंड वेव्स whose pressure amplitudes are 3 Newton per meter square and 4 Newton per meter square, and they superimposed constructively then find the resultant pressure amplitude, ये सवाल है। अगर ये दोनों जो साउंड वेव है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं तो आपको बता दिए कि नेट जो प्रेशर एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, P01 प्लस P02 दोनों ऐड हो जाएगा, इसका मतलब है कि 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कम्स आउट टू बी 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेट एम्पलीट्यूड जो होगा प्रेशर एम्पलीट्यूड वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसको एक तरीके से और बताते हैं, समझिए कि मान लीजिए कि एक साउंड वेव है वो इस तरह से, ठीक है, उसका प्रेशर एम्पलीट्यूड इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह के, जिसका प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना दिया है, ऑफकोर्स P01 वो दिया है 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक साउंड वेव है जिसका प्रेशर एम्पलीट्यूड थोड़ा सा बड़ा दिया है और ए वाला का दिया है 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर दोनों को हम ऐड करेंगे, सुपर इंपोज कराएंगे दोनों साउंड वेव को, ठीक है ना, तो जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा दोनों को ऐड करने के बाद वो क्या आएगा, इस तरह का, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वाला कितना हो जाएगा -7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ई प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जहां पे -7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है यहाँ पर, इसका मतलब है कि यहाँ पे कंप्रेशन का पल्स नहीं है, रेयर फ्रैक्शन का पल्स है। रेयर फ्रैक्शन के पल्स में क्या होता है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, सॉरी प्रेशर एम्पलीट्यूड, वो नेट प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से घट जाता है, कितना
-7 माने 7 न्यूटन मीटर पर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर घट जाएगा। जहां पे कंप्रेशन का पल्स होगा वहां पे प्रेशर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जहां पे रेयरफैक्शन का पल्स होता है वहां पे प्रेशर एम्पलीट्यूड घट जाता है। ठीक है, समझ गए ना? चलिए आगे चलते हैं। सेकंड है हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकंड है हमारा कौन सा इंटरफेरेंस? ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? तो देखिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब दो ठो साउंड वेव, ठीक है ना, एक साउंड वेव ऐसे है, एक साउंड वेव ऐसे है, अगर दोनों साउंड वेव जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट किए और मीट करने के दौरान जो है उनका रिजल्टेंट प्रेशर एम्पलीट्यूड घट गया, मिनिमम हो गया, ठीक है ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम हो गया, तो इस तरह का जो इंटरफेरेंस होता है, इस तरह का जो सुपरपोजिशन होता है साउंड वेव का, उनको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, चलिए लिखिए इस पॉइंट को, ये व्हेन two sound waves are interfered in such a way so that, आप दैट लिखिए, resultant pressure amplitude and resultant intensity be minimum, कितना हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक है, इस तरह से दोनों जो है इंटरफेयर करेंगे कि टकराने के बाद जो है साउंड की इंटेंसिटी घट जाए, सबसे कम हो जाए, और प्रेशर एम्पलीट्यूड घट जाए, जीरो हो जाए, माने बहुत कम हो जाए, जीरो नहीं हो जाए, बहुत कम हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो इस तरह के जो इंटरफेरेंस होगा उसको बोलेंगे इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, कि वो डिस्ट्रक्टिवली जो है इंटरफेयर किया साउंड पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक साउंड सोर्स है S1, एक साउंड सोर्स है S2, एक साउंड सोर्स S1 से साउंड आ रहा है, एक साउंड सोर्स S2 से साउंड आ रहा है, और यहां पे टकराने के बाद अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है आई नेट वो कैसा हो जाए, मिनिमम हो जाए। यहां पे टकराने के बाद जो नेट प्रेशर एम्पलीट्यूड है वो भी कैसे हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो इस तरह के जो इंटरफेरेंस होता है, इस तरह का जो सुपरपोजिशन होता है साउंड का, उनको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इस तरह से। चलिए, क्लियर हो गया, अच्छी बात है। अब हम देखना चाहते हैं कि जो मिनिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड हुआ टकराने के बाद, नेट प्रेशर एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना होगा और नेट इंटेंसिटी मिनिमम कितना होगा। उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। एक बात बताइए कि हम जानते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड, नेट प्रेशर एम्पलीट्यूड इक्वल टू क्या था, P01 का होल स्क्वायर प्लस P02 का होल स्क्वायर प्लस 2P01 P02 cos डेल्टा फाई, ये था। अब अगर हम प्रेशर जो है मिनिमम चाहते हैं, इसका वैल्यू जो है वो हम कैसा चाहते हैं, ऑफ कोर्स मिनिमम चाहते हैं, तभी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो बताइए कि अगर इसका वैल्यू मिनिमम चाहते हैं तो बताइए कि cos डेल्टा फाई का भी वैल्यू कैसा होना चाहिए, ऑफ कोर्स मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर जो है डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस पे, cos डेल्टा फाई पे, तो इसका वैल्यू मिनिमम चाहिए। cos डेल्टा फाई का जो वैल्यू है वो मिनिमम कब होता है, cos डेल्टा फाई का वैल्यू मिनिमम कब होता है, जब उसका वैल्यू -1 हो। cos डेल्टा फाई का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। कब, जब डेल्टा फाई का जो वैल्यू है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। आपको पता होगा कि cos थीटा जो होता है -1 होता है जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, और जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो वहां पे cos थीटा मैक्सिमम होता है और 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली डेल्टा फाई जो होना चाहिए वो होना चाहिए -3 पाई, -2 पाई, -पाई, फिर पाई होना चाहिए,
फिर 3 पाई होना चाहिए, फिर 5 पाई होना चाहिए, मैंने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, इस तरह से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? तो डेल्टा फाई की जगह पे हम जानते हैं कि डेल्टा फाई इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेम्डा प्लस डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा। और हम जानते हैं कि डेल्टा थीटा करने वाले हम जीरो, क्यों? क्योंकि इनिशियली जो है जनरली डेल्टा थीटा जो है जीरो दिया रहता है, तो जनरली डेल्टा थीटा जीरो रहता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जनरली। ठीक है, बहुत सारे सवालों में डेल्टा थीटा जीरो रहेगा। तो बताइए यहाँ पे कि डेल्टा फाई इक्वल टू हो गया 2 पाई बाई लेम्डा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा फाई कितना है? ऑफकोर्स 2n प्लस 1 इंटू कितना है? पाई है। बताइए कि पाई से पाई कैंसिल हो गया और पार्ट डिफरेंस आ गया मेरे पास कितना? 2n प्लस 1 इंटू लेम्डा बाई 2 आ गया, याद है? पार्ट डिफरेंस आ गया डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लेम्डा बाई 2। ठीक है, तो अगर पार्ट डिफरेंस जो है वो 2n प्लस 1 इंटू लेम्डा बाई 2 होगा, तो जब दो ठो साउंड वेव जो है वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो उस केस में जो प्रेशर एम्पलीट्यूड होगा, नेट प्रेशर एम्पलीट्यूड, वो भी मिनिमम होगा, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा वो भी क्या होगा? हमारा मिनिमम होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से बता। ठीक है, आगे चलते हैं, समझिएगा यहाँ पर। और बात है कि मिनिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना होगा? मिनिमम तो होगा टकराने के बाद, लेकिन कितना होगा देखते हैं। बताइए कि पी नेट जो है वो अगर हमको मिनिमम निकालना है तो बताइए कि अभी तुरंत बताएं, P01 का होल स्क्वायर प्लस P02 का होल स्क्वायर प्लस 2P01 P02 cos डेल्टा फाई, और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? -1। जैसे ही -1 रखेंगे तो आएगा अंडर रूट P01 का होल स्क्वायर प्लस P02 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2P01 इंटू P02। क्लियर हो गया? अब बताइए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चा में ही पढ़े होंगे, तो P01 माइनस P02 उसका होल स्क्वायर, तो इसको घटाइएगा तो प्लस माइनस आएगा कोस P01 माइनस P02। देखिए ध्यान से कि रिजल्टेंट प्रेशर जो आया वो घट गया, रिजल्टेंट प्रेशर जो है वो क्या होगा? घट गया एक्सिस प्रेशर। यहां पर प्लस माइनस हटा के मॉड भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? मॉड। रिजल्टेंट प्रेशर जो है वो क्या हो गया? घट गया। देखिए, ठीक है, और वो रिजल्टेंट प्रेशर कितना होगा? P01 माइनस P02 होगा। ठीक है ना? जैसे इसको एक समझाने के लिए एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि यहां पर एक इस तरह का फंक्शन है, यहां पर एक साउंड सोर्स S1 लिखा हुआ है और एक यहां पर साउंड सोर्स S2 है, ऐसे। ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है लेम्डा बाई 2, लेम्डा बाई 2। क्यों? क्योंकि पार्ट डिफरेंस जो था, पार्ट डिफरेंस याद कीजिए डेल्टा एक्स, वो आया था कितना? ऑड मल्टीपल ऑफ लेम्डा बाई 2। इसका मतलब आएगा कितना? आएगा लेम्डा बाई 2 आएगा, फिर 3 लेम्डा बाई 2 आएगा, फिर 5 लेम्डा बाई 2 आएगा, फिर 7 लेम्डा बाई 2 आएगा, ऑड मल्टीपल में आएगा। ठीक है ना? इनका वैल्यू अलग अलग डालेंगे तो अलग अलग पार्ट डिफरेंस आएगा। तो लेम्डा बाई 2 होगा, मतलब पार्ट डिफरेंस देखो दोनों के बीच की सेपरेशन लेम्डा बाई 2 है, तब क्या होगा समझिए। एक साउंड वेव जो है यहां से निकलेगा और इस तरह से यहां पर इस तरह से यहां पर आके टकराएगा। ठीक है, और प्रेशर के बीच ग्राफ बनाना है ऐसे। ये हो गया हमारा पहला प्रेशर P01। लेकिन दूसरा साउंड वेव जो है वो कहां से निकलेगा? ऑफ कोर्स H2 से निकलेगा। ठीक है ना? और H2 से निकलेगा तो अगला साउंड वेव जो है यहां पर आएगा और इस तरह से जो है टकराएगा और यहां पर इस तरह। ध्यान से देखिए, ध्यान से कि A वाला जो है पहला साउंड वेव S1 उसका मैक्सिमा है। ठीक है ना? पहला साउंड वेव है उसका मैक्सिमा है, तो दूसरा साउंड वेव है उसका क्या है? मिनिमा। यहां पे पहले साउंड वेव का मैक्सिमा है तो पहले साउंड वेव के प्रेशर का क्या है? मिनिमा है। अगर दूसरे साउंड वेव पहले साउंड वेव का अगर मिनिमा है तो पहले वाले साउंड वेव का क्या है? सॉरी, दूसरे वाले साउंड वेव का मैक्सिमा है। समझ गया ना? यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर है, यहाँ पे मिनिमम प्रेशर है। उसी तरह यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अगर सेकेंड वाले वेव का अगर यहाँ पर मिनिमा है
तो देखिए सेकेंड वाले के यहाँ पर क्या है, मैक्सिमा। तो यहाँ पे मैक्सिमा जो है, दो ठो मैक्सिमा कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना। इसमें मैक्सिमा और मिनिमा क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। और नेट प्रेशर जो होगा यहाँ पर, नेट प्रेशर अगर जोड़ने के बाद अगर देखा जाए तो नेट प्रेशर जो होगा कुछ वो इस तरह का होगा, इस तरह का, जिसमें मैक्सिमम जो होगा वो होगा P01 माइनस P02 और मिनिमम जो होगा होगा कितना, माइनस P01 माइनस P02, इस तरह से। नेट जो है इतना होगा, घट गया, देखिए नेट प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या हो गया, घट गया, फिर हुआ इस तरह से, ठीक है। तो चलिए एक पॉइंट लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा कि फॉर नोट पॉइंट में, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, ऑफ पाई, एंड या एक बार लिखिए इसको, डेल्टा फाइव जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, 2n प्लस 1 इंटू पाई। और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है पार्ट डिफरेंस मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ लेम्डा बाई क्या होना चाहिए, इफ देयर इज नो इनिशियल फेजेस, माने डेल्टा थीटा जो है उस सवाल में कितना रहे, 0 रहे। तो यहां पर बोल सकते हैं कि जो फेज डिफरेंस होगा, सॉरी पार्ट डिफरेंस होगा, वो क्या होना चाहिए, 2n प्लस 1 इंटू लेम्डा बाई क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तब जो है दोनों साउंड वेव कैसे करेंगे, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। चलिए इस पे कुछ सवाल करते हैं। आगे चलते हैं, इस पे एक सवाल करते हैं। सवाल है कुछ इस तरह का, सवाल है, देखिए आराम से समझिएगा। यहां पर एक ट्यूब है, इस तरह का, और यहां पर एक ट्यूब है, ठीक है ना, यहां पर, और ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर का है, 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 ठीक है। सवाल है कि यहां पर एक ट्यूनिंग फॉर्क लगाया जाता है, एक पाइप जैसा है, ऐसे पंप जैसा बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, ऐसे ट्यूब है जो क्या है, ट्यूब, और यहां पर एक ट्यूनिंग फॉर्क लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ट्यूनिंग फॉर्क। अब क्या होता है समझिएगा, ट्यूनिंग फॉर्क लाया जाता है और यहां पे इसके प्रोंग्स को इस तरह से ऑसिलेट किया जाता है। ट्यूनिंग फॉर्क लाके यहां पे प्रोंग्स को ऑसिलेट करते हैं, यहां पर एक डिटेक्टर लगा है, क्या लगा है यहाँ पे, एक डिटेक्टर जो साउंड को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है डिटेक्टर जो यहाँ इसके ट्यूनिंग फॉर्क के जो वाइब्रेट करेंगे, तो इसके अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे भी क्या करेंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे और इसका साउंड जो है यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है ना। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसको वाइब्रेट किया जाता है, हमको फ्रीक्वेंसी इसका नहीं पता क्या है, ये वाइब्रेट करता है, और साउंड का स्पीड जो है वो दिया हुआ है सवाल में 340 मीटर पर सेकेंड इस ट्यूब के अंदर। सवाल है कि बताइए
find the frequencies of tuning fork, find the frequencies of tuning fork so that detector observed maximum and minimum intensity of sound। ठीक है, ये सवाल है कि क्या क्या होना चाहिए ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी, ताकि जो है ये जो डिटेक्टर है वो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुन सके। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। चलिए बताते हैं। बताइए कि जब इस ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड निकलेगा तो इस डिटेक्टर के पास कितने साउंड आएंगे। आपको दिख रहा होगा कि एक साउंड जो है वो डायरेक्ट जो है ऐसे से जाएगा, ऐसे से, और यहां पहुंच जाएगा, और दूसरा साउंड जो है वो ऐसे ऐसे जाएगा और ऊपर से ऐसे ऐसे होते हुए इस तरह से इसके पास पहुंचेगा। तो डिटेक्टर जो है वो एक साउंड को ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो दो साउंड को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है ना, एक सीधा कर चल गया वो साउंड, और एक इस तरह का ऊपर जाके जो है साउंड आया वो साउंड। और अगर दोनों साउंड जो है वो अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो जो डिटेक्टर है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनेगा, और अगर जो है यहाँ से जाने वाले दोनों साउंड जो है वो अगर डिस्ट्रक्टिवली ऐसे टकराएंगे तो यहाँ पर ये जो डिटेक्टर है और मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि इस डिटेक्टर को सुनने के लिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी का सुनने के लिए जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए, पाथ डिफरेंस वो क्या होना चाहिए, n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम इंटेंसिटी सुनने के लिए यहाँ पे दोनों साउंड जो है डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करना चाहिए, और अगर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा, और मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा तो वहां पे पाथ डिफरेंस जो है वो 2n+1 × λ/2 होनी चाहिए। ये आपको बता चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनते हैं। तब मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनना है तब तो बताइए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनना है तो पाथ डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा के। सबसे पहले पाथ डिफरेंस कितना होगा, दोनों साउंड का पाथ डिफरेंस कितना होगा बताते हैं, आराम से समझिए। बताइए कि ए वाला जो साउंड है, ए वाला फर्स्ट वाला साउंड, ए भी जो है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरा साउंड भी जो है इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या इन दोनों साउंड की वजह से इतना दूर सेम डिस्टेंस ट्रेवल किए तो बताइए कोई भी पाथ डिफरेंस होगा नहीं। आगे अगला साउंड जो है वो यहां से यहां गया, लेकिन दूसरा साउंड यहां से यहां तक गया। ठीक है, फिर तीसरा साउंड जो है फिर यहां से यहां तक गया, तो अगला साउंड यहां से यहां तक गया। देखिए ए वाला साउंड ए भी किया है, ए वाला साउंड भी ए भी किया है, इनकी वजह से कोई पाथ डिफरेंस आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ए वाला साउंड यहां से यहां तक ए भी किया है, ए वाला साउंड ए भी यहां तक किया है, इसकी वजह से कोई पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। पाथ डिफरेंस आएगा सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से और इसकी वजह से। ए वाला डिस्टेंस, ये दोनों जो है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस जो है वो इनकी वजह से आएगा। ठीक है ना, तो पाथ डिफरेंस होगा कितना, तो लिखेंगे x2 - x1 = n लैम्डा। बताइए कि दूसरा वाला साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहां से यहां तक 2 + 2 + 2 + 2 + 2 2 2 4 2 6 2 8 10, तो कितना ट्रेवल किया 10 सेंटीमीटर। माइनस पहला वाला साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहला वाला साउंड जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बताइए। पहला वाला साउंड जो है वो जो है 2 + 2 + 2 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर n लैम्डा। बताइए कि 10 में से 6 गया तो 4 सेंटीमीटर बराबर n लैम्डा। तो बताइए 4 बाई कितना 100 मीटर, मीटर में चेंज करेंगे बराबर n लैम्डा। तो बताइए कि यहां से n × लैम्डा की जगह पे लिखेंगे v/f = कितना 1/4/100। बताइए कि वेलोसिटी जो है साउंड का वो कितना दिया है 340 मीटर पर सेकंड। तो n की जगह पे लिखेंगे, सॉरी v की जगह पे 340 और f बराबर 4/100। 4 से कटेगा कितना बार में, 4 से कटेगा 4 8 बार 85 बार में। तो बताइए कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 85 100 × n हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है वो जब फ्रीक्वेंसी रहेगा ट्यूनिंग फॉर्क का, तो ये जो डिटेक्टर है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी सुन पाएगा। अब अलग अलग n रख लीजिए, आपका फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगा। ठीक है ना, जैसे n का वैल्यू 1 रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगा 85 100 हर्ट्ज। ठीक है, 2 रखेंगे 170 100 हर्ट्ज आएगा।
ठीक है, इस तरह का क्या हुआ ना, इस तरह। चलिए अगला है कि मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनना चाहिए। मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड तब सुनेगा जब दोनों साउंड वेव जो है यहाँ पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो कैसे सुनेगा, मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनेगा। तो आगे जो है अगर मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनना चाहता है, मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड, मिनिमम इंटेंसिटी का अगर वो साउंड सुनना चाहता है, मिनिमम इंटेंसिटी का, तो पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2n + 1 × लैम्डा बाई क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बता चुके हैं आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो बताइए डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स है 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर अपोज 6 मीटर 6 सेंटीमीटर बराबर 2n + 1 × लैम्डा। लैम्डा की जगह पे लिखें v/f। v कितना है, अपोज 340 है अपॉन f इंटू 2, नीचे 2 है। बताइए 10 में से 6 गया तो 4 सेंटीमीटर में, तो 100 में मीटर में चेंज कर लिए, इक्वल टू 2n + 1 × 340 अपॉन 2f। बताइए कि 4 से कितना बार में, 85 बार में, ठीक है ना, 4 से 85 बार में, यहां से 2 से कितना बार में कटेगा, 50 बार में। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा मेरे पास 2n + 1 × 5 5 = 25, 425 0 हर्ट्ज। ये जो फ्रीक्वेंसी है, अगर ट्यूनिंग फॉर्क को फ्रीक्वेंसी इतना रखेंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी आएगा, n का वैल्यू रखेंगे अलग अलग, तो फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग आएगा। और इतना इतना फ्रीक्वेंसी का अगर ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पे रखेंगे तो डिटेक्टर जो है वो मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनेगा। क्लियर हुआ। चलिए ये था हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सवाल, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो ठो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और वो दोनों एक्सपेरिमेंट जो है वही इंटरफेरेंस ऑफ साउंड पे ही बेस्ड होगा, ठीक है। तो चलिए दो ठो इंटरफेरेंस पे बेस्ड होने वाला एक दो ठो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर है हमारा क्विंग्स ट्यूब, क्विंग्स ट्यूब, ठीक है ना। ये जो ट्यूब, ये जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली क्या है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये जो है एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। और इसके सहारे बनाया जाता है, ऑफ कोर्स ट्यूब के सहारे बनाया जाता है, ठीक है ना। ट्यूब के सहारे, ट्यूब लेंगे और ट्यूब के सहारे जो है हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज करेंगे। और जो है इसका जो काम है, इसका काम जो है इट इज यूज्ड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड। इनका काम है साउंड की वेलोसिटी को निकालना, किसका, क्विंग्स ट्यूब का। इस एक्सपेरिमेंट का काम ही है हमारा एक साउंड वेव की वेलोसिटी को निकालना। और ऑफ कोर्स ये जो क्विंग्स ट्यूब होता है, दिस सेटअप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये जो है वो किस पे बेस्ड होता है, ऑफ कोर्स इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव पे ही बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब कैसे, आपको यहाँ पे आराम से समझाते हैं, समझिएगा। जैसे इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले कि यहां पर इस तरह का एक ट्यूब लेते हैं, इस तरह का क्लोज ट्यूब लेते हैं, इस तरह। यहां पर इस तरह का जो है एक क्लोज ट्यूब लेते हैं, इस तरह का। और इस ट्यूब के साथ जो है एक और पाइप जो है, एक और ट्यूब इस तरह से फंसा देते हैं ऊपर से, ठीक है। इस तरह से इसको डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है, फंसा देते हैं इसके अंदर इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर, ठीक है ना। इसके ऊपर जो इसके उसके ऊपर जो है हम इस ट्यूब को ऐसे करके फंसा देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और ये जो मूवेबल है इसको आगे पीछे भी हम कर सकते हैं, ठीक है।
इस तरह का जो है एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बनाया गया। और क्या करते हैं कि यहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहां पे क्या होंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑफ कोर्स इसके अंदर भी क्या होंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब करते क्या है समझिएगा, करते क्या है, करते क्या है, यहां पर जो है हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लाते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क जो है इस तरह के रखेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क इस तरह के। यहां पे जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो ऐसे इसलिए रखे हैं क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग्स ऐसे वाइब्रेट करेंगे। जब ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग्स ऐसे से वाइब्रेट करेंगे तो यहाँ पे मीडियम पार्टिकल भी डिस्टर्ब होंगे, और डिस्टर्ब होंगे तो इस तरह से साउंड वेव ट्रेवल करेगा। और यहाँ पर एक जो है वो डिटेक्टर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, डिटेक्टर। अब बताइए कि इस डिटेक्टर के पास कितने साउंड आएंगे। मान लीजिए कि इसका लेंथ जो है वो L1 है और इसका लेंथ जो है L2 है, ठीक है ना। ए वाला यहां से यहां तक का पूरा का लेंथ L2 है और ए वाला जो पूरा लेंथ है वो कितना है, L1 है। तो बताइए कि ए डिटेक्टर जो है, मान लीजिए कि सबसे पहले यहां से साउंड निकला इस तरह से, ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट किया, ट्यूनिंग फॉर्क के जो प्रोंग्स है इस तरह से वाइब्रेट करेंगे तो एयर के मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इस तरह से डिस्टर्ब होंगे। एयर के मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होंगे तो इस तरह से साउंड आएगा, इस तरह से साउंड जो है ट्रेवल करते करते इस डिटेक्टर के पास पहुंचेगा। आप लोग बोलिएगा यहाँ पे दो साउंड आएगा, एक साउंड जो है वो यहां से जाएगा और इस तरह से, और चलते 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 अगर यहाँ पे आके टकराएगा, दो साउंड, ठीक है, अच्छी बात है। यहां पे जो दोनों साउंड आया, अगर दोनों साउंड जो है यहां पर आके कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो यहां पर डिटेक्टर को जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है साउंड को पता चलेगा, ऑब्जर्व करेगा। और अगर दोनों साउंड जो है यहां पर आएंगे और अगर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किए तो जो है डिटेक्टर वो कैसा मिनिमम साउंड जो है वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो साउंड है, इस साउंड डिटेक्टर जो है साउंड को वो मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनता है, मान लीजिए, ठीक है। लेट दोनों साउंड बने, बोथ साउंड्स इंटरफेयर्ड कंस्ट्रक्टिवली। अगर दोनों साउंड जो है और यहां पर आके कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस जो है एन लेम्डा के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एन लेम्डा के, ठीक है, एन लेम्डा के क्या होना चाहिए, बराबर, ठीक है, एन लेम्डा के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, एफ दी है। बताइए कि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, पार्ट डिफरेंस कितना होगा, पार्ट डिफरेंस होगा ए वाला जो है साउंड वेव L1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए वाला साउंड वेव L2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लिखेंगे L2 माइनस L1 इक्वल टू n इंटू लेम्डा, इक्वेशन, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि ये जो था ये वाला ट्यूब, ये क्या था, मूवेबल था। ये जो इसके अंदर हम फंसाए हैं इस ट्यूब को, ये जो है ट्यूब मूवेबल ट्यूब को हम आगे पीछे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं इसको। तो हम क्या किए कि ये वाला जो ट्यूब है, ये वाला ट्यूब, इसको थोड़ा सा हम ऐसे घसकाना शुरू किए पीछे की तरफ। क्या किए, शुरू किए, घसकाना शुरू किए पीछे की तरफ। अब क्या होगा समझिए, जैसे ही हम इसको घसकाएंगे ऐसे ऐसे, मान लिए कि यहां पे जैसे ही घसकाएंगे तो यहां पर L2 का लेंथ बढ़ जाएगा। अरे मान लीजिए कि इसको हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट करेंगे, ए वाला लेंथ को इधर, तो इसका L2 का लेंथ बढ़ेगा। L2 का लेंथ बढ़ेगा तो बताइए, L2 का लेंथ बढ़ेगा तो ये जो इंटेंसिटी है वो घटेगा। कैसे घटेगा समझाते हैं, आराम से समझिए। जैसे ही ये जो है दूर गया तो ए वाला तो मैक्सिमम इंटेंसिटी सुन पाया, मैक्सिमम इंटेंसिटी, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा दूर जाएगा तो अगला में क्या होगा, अगला में कि L2 बढ़ेगा, और L2 बढ़ेगा तो होगा क्या कि यहाँ पे L2 माइनस L1 जो है, L2 माइनस L1 मतलब n जो है n, ये भी बढ़ेगा। n बढ़ेगा तो लिखेंगे n, मान लीजिए थोड़ा सा घसकाएं तो n बढ़ा तो हो गया कितना, 0. मान लीजिए 1 हुआ, कितना हुआ, 0.1, समझ गए ना, 0.1 हुआ, 0.1 इंटू लेम्डा, ठीक है। देखिए इंटेंसिटी घट गया, इंटेंसिटी क्या हो गया, घट गया। अगला में थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो अगला होगा n प्लस 0.2, इंटेंसिटी और घट गया, और इंटेंसिटी घट गया। अगला में और थोड़ा सा आगे करेंगे तो n प्लस होगा 0.3, और इंटेंसिटी घट गया। अगला में और बढ़ाएंगे
तो n प्लस होगा 0.4, इंटेंसिटी और घट गया, घटते जा रहा है इंटेंसिटी जो है साउंड वेव की क्या होती जा रही है, घटते जा रही है। यहां पर जो है n पर मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है ऑब्जर्व किया, ठीक है ना डिटेक्टर। लेकिन जैसे जैसे हम इस ट्यूब को आगे खींचते जा रहे हैं तो यहाँ पर n का वैल्यू n प्लस 0.1 होगा, अगला में n प्लस 0.2 होगा, फिर n प्लस 0.3 होगा, फिर n प्लस 0.4 होगा। ए वाला लेंथ बढ़ेगा, ए वाला लेंथ बढ़ेगा तो ए भी तो बढ़ेगा, और ए वाला बढ़ेगा तो देखिए ए वाला टर्म बढ़ रहा है, ए वाला टर्म बढ़ रहा है, देखिए n प्लस 0.4 हो गया। बताइए पार्ट डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। अगला में जो है n प्लस कितना हो गया 0.5 लेम्डा। जैसे ही n प्लस 0.5 लेम्डा हुआ तो अब जो डिटेक्टर है वो इस वाले लेंथ पर मिनिमम इंटेंसिटी सुनाएगा। कैसे सुनाई देगा, मिनिमम इंटेंसिटी, सबसे मिनिमम इंटेंसिटी। कैसे देखिए n प्लस 0.5 लेम्डा है तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1/2 इंटू लेम्डा, 0.5 को लिखेंगे 1/2 और होगा 2n प्लस 1 इंटू लेम्डा बाई 2। ये बताइए कि 2n प्लस 1 इंटू लेम्डा बाई 2 जो होता है वो क्या होता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम नीचे करके दिखा देते हैं। देखिए 2n प्लस 1 इंटू लेम्डा बाई 2 क्या होता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी घटते गई, इस ट्यूब को आगे बढ़ाते गए, जैसे ही n इक्वल टू 2n n प्लस 0.5 लेम्डा हुआ तो यहाँ पर इस डिटेक्टर को सबसे मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। अब देखिए अब जो है इसको और बढ़ाते गए, जैसे ही अगला x बढ़ाएंगे तो अगला जो है n प्लस 0. कितना हो जाएगा 6 इंटू लेम्डा। जैसे ही n प्लस 0.6 इंटू लेम्डा होगा तो थोड़ी सी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। आगे जो है यहाँ पे लिखते हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो अगला n प्लस 0.6 इंटू लेम्डा होगा, क्योंकि L2 बढ़ रहा है। अगर a वाला लेंथ बढ़ रहा है, डेल्टा x बढ़ रहा है, डेल्टा x पार्ट डिफरेंस बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि a वाला लेंथ बढ़ रहा है। इसको खींचेंगे तो साउंड को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तो पार्ट डिफरेंस में क्या होगा, बढ़ेगा। तो पार्ट डिफरेंस बढ़ रहा है मतलब a वाला टर्म बढ़ रहा है। अगला में n प्लस 0.7 लेम्डा होगा तो और इंटेंसिटी बढ़ेगी। अगला में n प्लस 0.8 लेम्डा होगा और इंटेंसिटी बढ़ेगी। अगला में n प्लस 0.9 लेम्डा होगा और इंटेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगला बढ़ते जैसे ही n प्लस 1 लेम्डा होगा, इस केस में क्या होगा, सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है फिर से डिटेक्टर सुन पाएगा n प्लस 1 इंटू लेम्डा। समझ में आया। इसको बढ़ाते गए और देखा गया कि इसको जब हम इस ट्यूब को इनिशियल पोजीशन से x आगे शिफ्ट कर दिए, x आगे, और इसको भी x आगे, तो सुनाई दिया फिर से जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी। पहले यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दे रहा था, फिर इसको जब हम बढ़ाते गए तो इंटेंसिटी घटते गया और फिर और बढ़ाते गए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है फिर से x डिस्टेंस पर सुनाई दी हमको, x डिस्टेंस पे, ठीक है। और आगे x से बढ़ाएंगे तो फिर कम और मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई देगा। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। x को बढ़ाते गए तो यहाँ पे फिर से जो है हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पे सुनाई दिया। तो अब बताइए यहाँ पे कि यहाँ पर अब कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अब जो है पार्ट डिफरेंस कितना है। तो पार्ट डिफरेंस जो है डेल्टा x वो कितना हो गया n प्लस 1 लेम्डा, और फिर से इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देगा। बताइए पार्ट डिफरेंस कितना है, पार्ट डिफरेंस है कितना, L1 नहीं, L2 तो था ही, साथ ही साथ x प्लस x 2x जो है ज्यादा डिस्टेंस ए ट्रेवल कर लिया। देखिए यहाँ भी x बढ़ गया, यहाँ भी x बढ़ गया, तो 2x जो है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो यहाँ पर डेल्टा x जो होगा वो L2 प्लस 2x होगा। L2 तो ए वाला लेंथ है ही, साथ ही साथ x ये भी आगे चल गया, x ये भी आगे चल गया, तो यहाँ पर 2x जो है विड्थ बढ़ गया, 2x विड्थ बढ़ गया माइनस L1 बराबर कितना n प्लस 1 इंटू लेम्डा। बताइए यहाँ से कि गुना करेंगे तो L2 प्लस 2x माइनस L1 बराबर n लेम्डा प्लस 1। बताइए कि n लेम्डा जो है शुरुआत से इक्वेशन फर्स्ट से वो L2 माइनस L1 के क्या है, बराबर। a वाला और a वाला n लेम्डा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारे पास सॉरी लेम्डा बन जाए लेम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पता चल गया किसका वैल्यू पता चल गया। ऑफ कोर्स यहाँ पे पता चल गया लेम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 2x के बराबर। लेम्डा के वैल्यू किसके बराबर आ गया, 2x के बराबर। और लेम्डा का वैल्यू 2x के बराबर हो गया तो लेम्डा की जगह पर लिखेंगे हम कितना, ऑफ कोर्स v बाई x इक्वल टू 2x, तो v इक्वल टू हो गया 2sx, ठीक है। ये जो है हमारा वेलोसिटी ऑफ वेव होगा क्विक ट्यूब का।
ठीक है, समझ में आया। इस ट्यूब को थोड़ा सा बढ़ाते, पहले जो है मान लीजिए यहां पर जो है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड सुनाई दिया डिटेक्टर को। अब जो है एक डिस्टेंस दूर जो है फिर से उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा, और इस तरह से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वींस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक और है इसी की तरह सीबेक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा है इसी की तरह। इसी की तरह है,